आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये एक हिस्टोरिकल थ्रिलर है, एक ऐसी कहानी जहां एक बर्बाद हुई विरासत है, एक बहुत पुराना रहस्य है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतिहास को सहेज कर रखने की असली कीमत आखिर क्या होती है। शिलालेख का रहस्य, समय की पुकार। चलिए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। इसे यहीं छोड़ दो माधव। कुछ रहस्य मिट्टी के नीचे ही सुरक्षित रहते हैं। जरा इस चेतावनी को सुनिए। ये कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक संकेत है जो कहानी में तुरंत ही एक भयंकर तनाव पैदा कर देता है। अंधेरे से आई ये भारी आवाज़ समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ की शुरुआत करती है जिसकी शायद कल्पना करना भी मुश्किल है। भाग 1, शून्य की तलाश। तो कहानी की शुरुआत होती है हम्पी के सुनसान खंडहरों से। वहां एक अस्थायी लैब है जहां मुख्य किरदार माधव एक टूटे हुए शिलालेख के जरिए अपने सीने में दफन उस शून्य को भरना चाहता है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, अपने दादाजी को 20 साल पुराने एक जालसाजी के झूठे आरोप से हमेशा के लिए मुक्त करना। अब यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज होती है। इस पत्थर पर उकेरा गया प्रतीक सीधे माधव के परिवार के एक बहुत ही काले अतीत से जुड़ता है। एक सूर्य जिसके ठीक बीचों बीच एक कटा हुआ हाथ बना है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह बिल्कुल वही खूनी निशान है जो माधव के दादाजी की अंतिम डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से बना हुआ था। एक प्राचीन पत्थर पर इस खौफनाक निशान का मिलना खैर यह रहस्य को कई गुना और गहरा कर देता है। भाग 2, एक खूनी संकेत। और ठीक इसी मोड़ पर वो अंधेरे वाली खौफनाक चेतावनी आती है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि माधव वहां से भागता नहीं है। इसके बजाय वो उस पत्थर को अपनी छाती से मजबूती से चिपका लेता है। वो इस खतरनाक चुनौती से डरने के बजाय उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। भाग 3, विनाश का रास्ता। यहां से कहानी अचानक रफ्तार पकड़ती है। अज्ञात दुश्मनों के खिलाफ लुका छिपी का एक ऐसा जानलेवा खेल शुरू होता है जो अगले 3 दिनों तक चलने वाला है। अब तनाव लगातार बढ़ रहा है। दांव पर सिर्फ एक इंसान की जान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक प्राचीन रहस्य भी है। इस पड़ाव पर दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का बहुत ही शानदार टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ माधव है जिसे प्राचीन चीजों की पुरानी गंध और उनके स्पर्श पर भरोसा है, और दूसरी तरफ है उसकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी ईशा जो पूरी तरह से आधुनिक तकनीक पर निर्भर है। लेकिन उस शिलालेख की लिपि इतनी ज्यादा जटिल है कि माधव को मजबूरन ईशा की मदद लेनी ही पड़ती है। अक्सर होता है ना, सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए दो एकदम विपरीत दृष्टिकोणों को एक साथ आना ही पड़ता है। अब हालात देखिए कितनी तेजी से बेकाबू होते हैं। ईशा की मदद से बड़ी मुश्किल से वे दोनों मिलकर सिर्फ एक शब्द डिकोड कर पाते हैं, और तभी उनकी लैब में आग लगा दी जाती है। उन्हें जलते हुए कागजों के बीच से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। और फिर जल्द ही ये भयानक सच सामने आता है कि वे जिस शिलालेख के पीछे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं वो किसी खजाने का रास्ता नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल हथियार के ठिकाने का नक्शा है। और वो डिकोड किया गया एक शब्द क्या था? वो शब्द था विनाश। ये कोई आम हथियार नहीं था। ये है एक बहुत ही प्राचीन बायोलॉजिकल हथियार था जिसे विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने दुनिया की नजरों से छिपा दिया था। ये खोज सच में रूह कंपा देने वाली है, जो हमें याद दिलाती है कि इतिहास में दफन रहस्य हमारे आज के आधुनिक युग के लिए कितने ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकते हैं। भाग 4, गुफा का रहस्य। कहानी अब अपने चरम पर पहुंच रही है। पीछा करने वाले दुश्मन अब बिल्कुल करीब आ चुके हैं, और भारी जद्दोजहद के बाद माधव और ईशा आखिरकार उस प्राचीन गुफा के मुहाने तक पहुंच ही जाते हैं जहां वो हथियार छिपा है। गुफा के अंदर घुसते ही उनका सीधा आमना सामना होता है प्रोफेसर खन्ना से। ये वही इंसान है जिसने 20 साल पहले माधव के दादाजी पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वो बंदूक तानते हुए कहता है, मुझे वो नक्शा दे दो माधव, ये दुनिया को बदलने की ताकत है। और मशाल की टिमटिमाती रोशनी में माधव देखता है कि वो प्राचीन विनाशकारी मशीन एक्टिवेट होने के बिल्कुल कगार पर पहुंच चुकी है। इस बेहद नाजुक मोड़ पर एक बहुत ही गहरा और मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है। क्या ज्यादा कीमती है, अतीत का सम्मान वापस पाना या फिर भविष्य की सुरक्षा करना? अगर सोचा जाए तो माधव के लिए ये कितनी बड़ी दुविधा है। एक तरफ उसके परिवार का खोया हुआ सम्मान है, उसके दादाजी की बेगुनाही का इकलौता सबूत है, और दूसरी तरफ पूरी मानवता का भविष्य खतरे में है।
और बस उसी पल माधव एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। वो अपनी इस पुरानी सोच को हमेशा के लिए त्याग देता है कि इतिहास को हर हाल में सहेजा जाना चाहिए। वो उस बेशकीमती शिलालेख को, जो उसकी बेगुनाही साबित करने का एकमात्र सबूत था, पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। शिलालेख के टूटते ही उसके टुकड़े गुफा के उस प्राचीन मैकेनिज्म में फंस जाते हैं और उसे हमेशा के लिए जाम कर देते हैं। वो भयानक हथियार हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाता है। अंतिम भाग, एक नई सुबह। दुनिया को बचाने वाले इस महाटकराव के बाद अब कहानी में एक शांत ठहराव और एक बहुत ही गहरी शांति का एहसास आता है। जब माधव उस गुफा से बाहर निकलता है तो उसके पास वो सबूत तो नहीं है, लेकिन उसके कंधों से वो सालों पुराना बोझ उतर चुका है। माधव में जो भावनात्मक बदलाव आया है वो सच में देखने लायक है। जो शख्स कहानी की शुरुआत में झिझकता था, नजरें चुराता था और अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ था, अब उसकी नजरें एकदम स्थिर हैं। वो बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ ईशा का हाथ थाम लेता है। वो ये बात अच्छी तरह समझ गया है कि असली सम्मान किन्हीं पुराने पत्थरों या कागजों से नहीं मिलता, बल्कि सही समय पर लिए गए साहसिक फैसलों से मिलता है। यह विश्लेषण एक बेहद शक्तिशाली और गहरे विचार के साथ खत्म होता है। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि हम क्या पा सकते हैं, बल्कि यह सिखाता है कि मानवता को बचाने के लिए हमें क्या खोने को तैयार रहना चाहिए। यह बात सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतिहास का असली भार क्या है और बड़ी भलाई के लिए कभी-कभी किन चीजों का बलिदान देना सबसे जरूरी हो जाता है।